आयुर्वेद कहता है यदि जड़ी बूटी के पास जाकर के प्रार्थना करके उसकी अनुमति के बाद नहीं तोड़ोगे तो औषधि गुण नहीं आएगा उसके अंदर। मशीन में औषधि गुण बना करके पैक करके बेचने से आयुर्वेद नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेद साक्षात आयुर्वेद खुद कह रहा है। क्योंकि इस देश ने इस आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिना की चेतना को व्यवहार में उतारा। इसलिए ये जीवंत समाज तमाम राजनीतिक आक्रमणों के और परतंत्रता के बाद भी आज उसको जीता है, परिवार के आदर्श को जीता है कि मैं और तू एक। इसलिए सड़क पर चलते हुए अजनबी को भी आप, जिस रिक्शा में बैठ करके हमारी बहनें आई होगी मेट्रो से उतर करके, उस रिक्शा वाले को भैया कहती है। इस देश में किसी महिला को औरत कहना गाली है। संबंध से पुकारा जाता है, मौसी, ताई, सारे गांव की ताई है वो। हरियाणा में चले जाओ, गांव की जो सबसे बुजुर्ग होगी पूरे गांव की ताई है वो। संबंध है भौजाई। कितने संबंधों के नाम है। यहां सलहज अलग है और साड़ू अलग है। साला तो है ही, खैर सारे इन लॉ नहीं है, इन लव है। नॉट बाय लॉ बट बाय लव संबंध है। चंदा मामा है। कल कोई कह रहा था, वैज्ञानिक है बहुत बड़े, बोले डिस्कवरी चैनल पे मैं देख रहा था और जब डिस्कवरी चैनल पे चंद्रमा के जन्म की कथा मैंने देखी तब मुझे समझ में आया, अरे इसको मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सहोदर है, एक ही उदर से पैदा हुआ। क्योंकि चंद्रमा उसी मटेरियल से बना हुआ है जिस मटेरियल से पृथ्वी बनी है। पृथ्वी बनते समय, ठंडी होते समय कोई आघात हुआ, अलग हो गए टुकड़े, वो बिखरे हुए टुकड़े इकट्ठे आए और चंद्रमा बना। सेम मटेरियल से बना है, इसलिए पृथ्वी का भाई है, इसलिए धरती माँ है तो चंद्रमा मामा है। संबंध। इस देश में हर बात को संबंध से स्वीकार नहीं किया गया, समझाया गया। उस सिद्धांत को कि सृष्टि का विनाश मत करो। आपको पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं चला पड़ने पड़ते, बाघ को बचाने के लिए आंदोलन नहीं चलाने पड़ते। इस संस्कृति ने उसको व्यवहार में डाल दिया। एक चौथी का बच्चा भोजन करते समय मेरे को कहता है पहेली बूझूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा पहेली बूझ रहा है। आजकल तो पहेली बूझना ही खत्म हो गया। रिडल्स, जिनको नहीं समझ में आया हो, बेचारे पढ़े लिखे बैठे हैं ना। गांव में बोलता तो नहीं बताना पड़ता, गांव में तो पहेली बूझना आज भी पता है। मैंने कहा हमारे समय में ये बुद्धू बक्सा नहीं आया था और ये हाथ में नहीं आ गया था जिससे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। हम तो पहेली बूझते थे जब शिक्षक नहीं आता था। और पहेली बूझने में ऐसी क्रिएटिविटी है कि एक बार किसी एक से पहेली बूझ लो तो दूसरी बार वो पहेली नहीं बूझ सकते। इसलिए पहेली बूझना अपनी ज्ञान रचनावाद को, कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी शिक्षा व्यवस्था में से चला गया, क्योंकि एक बार एक पहेली बूझ दो तो फिर से नहीं बोल सकते। वो चौथी का बच्चा मेरे को कहता है पहेली पूछता हूं। मैंने कहा विद्यालय बता कौन सा है? बोले क्यों? मैंने कहा जिस विद्यालय में आज भी ऐसे छात्र हैं चौथी में जो पहेली पूछते हैं, उनके शिक्षकों को मैं जाकर के प्रणाम करना चाहता। उसने पहेली क्या बूझी? उसने पहेली बूझी, मेरे को कहता है गाय की बहन बताओ कौन है? तो मैंने कहा भैंस। अरे बोले नहीं कुछ भी बोलते हो आप, गाय की भैंस कैसे बताओ? तो मैंने कहा वो भी दूध देती है, ये भी दूध देती है। तो बोले दूध बकरी भी देती है। उसने मुझे निरुत्तर कर दिया, ऊँटनी भी देती है। मैंने कहा जैसलमेर में ऊँट का दूध पिया है मैंने। तो ले वो बहन हो गई। मैंने अच्छा तो दो और कुछ बताया, मैंने वो मना करता गया। मैंने कहा बकरी होगी। बोले यार बकरी तो अलग ही है। मैंने कहा ये कौन सी झूलॉजी मेरे को समझा रहा है? झूलॉजी में फैमिली होती है ना। और आकर के जब मैंने उसको पूछा भाई हार गया अब तू बता। जब पहेली हार जाते हैं तो सामने वाला खुश होता है, पूछी इसलिए जाते हैं कि सामने वाला कह दे हार गया। जब इतने बड़े व्यक्ति ने हार गया क्या, तो वो चौथी का बालक एकदम खुश होकर के कहता अच्छा मैं बताऊं? मैंने कहा हाँ बता। वो कहता है गाय की बहन बिल्ली। मैंने कहा ये कौन सा विज्ञान लगाया यार, बिल्ली तो फेलाइन ग्रुप की होती है। मैं झूलॉजी पढ़ा रहा हूं उसको। वो कहता है ये नहीं पता मेरे को। वो कहता है गाय माँ होती है, ये पक्का है। मैंने कहा हाँ, और बिल्ली मौसी होती है। तो मौसी तो माँ की बहन है। ये संस्कृति है इस देश की। परिवार टूट नहीं सकता। जो लोग कहते परिवार टूट गए, कुछ नहीं टूट सकता। परिवार अपना रूप बदल बदल करके आएंगे, अलग अलग रूपों में आएंगे। यदि काम के कारण एक को कहीं और दूसरे को कहीं रहना पड़ रहा है, या एक ही शहर में बहुत अधिक भौजाई और जेठानी में
जेठानी देरानी में बहुत प्रेम होने के कारण अलग अलग भी रहना पड़ता हो, तब भी मन से यहाँ का परिवार नहीं टूट सकता। आप देख लीजिए, अपने अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप आते ही सबसे पहला ग्रुप परिवार का बना था कि नहीं बना था? क्योंकि साइकोलॉजिकली यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर फैमिली। आप कहीं पर भी रह जाओ, अमेरिका में क्यों ना बच्चा बस जाए, वह परिवार के साथ जुड़े रहने के बहाने ढूंढता है, क्योंकि परिवार केवल राष्ट्र की नहीं, मानवता की थाती है, इस संस्कृति का आधार है। इसको जड़ और चेतन में हमने करके दिखा दिया, संबंध बना दिया। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, यह संबंधों की संस्कृति है। एक ही तत्व है एकात्मता का, जो इतने विभिन्न रूपों में भारतीयता में प्रकट होता है। और इसलिए यह भारत का वैश्विक अवदान है। यह केवल भौगोलिक रूप से भारत के लिए सीमित नहीं, रेशियल रूप से केवल जिनके पूर्वज एक है, मैंने इंडोनेशिया का उदाहरण दे दिया तो आपको लगेगा केवल पूर्वजों की थाती के कारण ही एक होगा भारतवर्ष। नहीं, ये तमाम देश काल निमित्त से परे, टाइम स्पेस कॉजेशन से परे, सार्वभौम सार्वजनीन सार्वकालिक तत्व है जो सारे विश्व के लिए है। इसलिए भारतीय संस्कृति अपने आप में ही वैश्विक है। उसका प्रत्येक तत्व, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक सिद्धांत वैश्विक है। इसलिए यह विविधता को स्वीकार करता है। केवल अंतिम एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। इसलिए नहीं कि इतिहास की बात बताने के लिए यह बात कही जाए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय संस्कृति का विश्व को योगदान था, मैंने कहा ही नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसी में मैंने बात की। यह भारत का विश्व को योगदान है, आज भी है। कुछ लोगों को अभी समझ में आएगा, कुछ लोगों को कल आएगा, कुछ लोगों को परसों आएगा। और हमारे महाराष्ट्र में तो परसों 2-4 साल बाद को भी कहते हैं, और भारत में 2-4 जन्मों के बाद भी कह सकते हैं। कुछ लोगों को 2-4 जन्मों के बाद समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर में इतनी अधिक धैर्य की भावना है, हम सदियों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका वाले ने, किसी ने पूछा आप तो परतंत्र है, हमारे अमेरिका का एक्सपेरिमेंट देखो। स्वामी विवेकानंद ने पूछा कितने साल हुए? बोले 400 साल हुए। अच्छा, बोले अभी तो तुम घुटनों के बल चलने वाले बच्चे हो, यू आर ए टॉडलर। स्वामी विवेकानंद ने, वो क्या कैसे? बोले सांस्कृतिक रूप से तो हमें अभी 400 ही वर्ष हुए ना, और 100 साल टिक जाए तो बता देना तुम्हारा प्रयोग। ये तो टाइम टेस्टेड है, अनादि है, अनंत है, हजारों हजार वर्षों से चला रहा है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध वैज्ञानिक है। इसलिए जो अवैज्ञानिक है उसको नकार दिया इस देश ने, भगा दिया। कुरीतियों को भगाने में सबसे आगे रहा। जड़ता है ही नहीं, पकड़े रहते ही नहीं। थोड़े दिनों के लिए 2-4 10 साल के लिए कोई पकड़ करके बैठ जाए तो उसकी भी छोटी काट देते, चिंता मत करो। यह संस्कृति सबको ठीक करती है, क्योंकि यह संस्कृति केवल आत्म तत्व पर चलने वाली संस्कृति है, केवल एकात्म दृष्टि पर चलने वाली संस्कृति है। और उसको विभिन्न रूपों में साकार करते आई, हजारों हजार वर्ष से करते आई, अलग अलग प्रकार से करते आई। और अलग अलग प्रकार से इसलिए करते आई क्योंकि वो अलग अलग प्रकार से ही अभिव्यक्त होता है। इस सिद्धांत को भी इस देश में समझ लिया। एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, किंतु जब जब अभिव्यक्त होगा अलग ढंग से ही अभिव्यक्त होगा। एक साथ दो लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि ये वैखरी वाणी की मर्यादा है। एक साथ तो केवल परावाणी में बोला जा सकता है। इसलिए जब जब प्रकट होगा तब तक अलग ढंग से प्रकट होगा। इसलिए किसी ने कुछ अलग बोल दिया तो इस देश में मारकाट नहीं मची, कभी नहीं मची। अनेक लोगों को साथ में लेकर के जीने वाला यह देश है। और आज भी उसी सहिष्णुता से नहीं, सहिष्णुता से आगे स्वीकार्यता से यह देश जीता है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में शब्द है सहिष्णु नहीं। सहिष्णु को तो हम गलत मानते, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि सहिष्णु का मतलब है सहन करना। मैं आपको पसंद नहीं करता है, क्या करूं, पड़ोस में रहते सहन करना पड़ता है, वो सहिष्णुता है। क्या करूं, सास बनी गई है तो करना ही पड़ेगा, सहिष्णुता है। हमारे यहां सहिष्णुता नहीं है। स्वामी विवेकानंद के शब्द है, वी डू नॉट टॉलरेट अदर रिलीजन्स। हम दूसरों को सहन नहीं करते। वी एक्सेप्ट एवरी रिलीजन एज ट्रू। हम प्रत्येक संप्रदाय को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह भारत बोध है। स्वीकार्यता, सहिष्णुता से भी आगे स्वीकार करो। सारी दुनिया स्वीकार कर ले कि ईश्वर तक पहुंचने के या सत्य को कहने के हजारों मार्ग हो सकते हैं। तुम्हारा मार्ग अलग और मेरा मार्ग अलग। मैं तुम्हारे मार्ग का उतना ही आदर करता हूं जितना मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं कि तुम मेरे मार्ग का आदर करो। तो फिर कन्वर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुमको तुम्हारा मार्ग छोड़ करके मेरे मार्ग में आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग का भी उतना ही सम्मान करता हूं। इसलिए
हर स्तर पे आप जो विषय ले लो, वह एकात्म जीवन दृष्टि भारत का विश्व को योगदान है। और इसलिए मैं भूतकाल की नहीं, भविष्य की बात कर रहा हूं। आने वाले समय में यदि मानवता को जीवंत रहना है, क्योंकि पर्यावरणवादी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम की कह रहे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इतना कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, इतना प्रदूषण हो गया, इतना समुद्र का ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी ऊपर आ रहा है कि पिछले साल अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से 2 द्वीप डूब गए। सारे विश्व में हजारों द्वीप डूब गए क्योंकि पानी ऊपर आ गया। ये पानी ऊपर आ गया, पृथ्वी बचेगी कि नहीं बचेगी, प्रलय आ जाएगा। हमारे भारतवासी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारे हिसाब से 24 बार आ चुका है पहले प्रलय के बाद फिर मनु की नौका चलती जाएगी। ये मानने वाला ये देश है। इसलिए काल चक्र है, यहाँ पर एक रेखीय काल नहीं है, काल चक्र है, फिर से आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते, लेकिन फिर भी विश्व मानवता चिंता में है। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। आईसिस के माध्यम से आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। सारे दुनिया के देश परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आए दिन कभी बेल्जियम में, कभी इंग्लैंड में, कभी अमेरिका में, दुनिया का कोई देश अछूता नहीं रहा। जो पहले केवल मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम कहते थे, वो आज सारे विश्व के सामने चुनौती बन गया है आतंकवाद। इस सब से यदि मानवता की रक्षा करनी है तो वो भारतीय संस्कृति का सर्वे भवन्तु सुखिना का तत्व कर सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का वैश्विक अवदान ये भूतकाल का नहीं, भविष्य का विषय है।